हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नीट एंड जेई के क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट एंड मेजरमेंट से। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं नीट एंड जेई में, और लगभग इसी पैटर्न के क्वेश्चन इस साल भी आएंगे। तो इसके लिए सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से क्या क्या है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, एसआई यूनिट्स है, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स है, लीस्ट काउंट है, सिग्निफिकेंट फिगर है, एरर इन मेजरमेंट्स है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये नीट एंड जेई का सिलेबस है यूनिट 1 के लिए। तो इसकी थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट करते चलेंगे। सीधा हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो उसमें आपको बताते चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में करने सॉल्व क्वेश्चंस ही हैं। सीधा क्वेश्चंस ही करते हैं। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट रीजन से पूछे जा चुके हैं, और जो अपकमिंग पेपर आपका आएगा क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे, केवल हल्का फुल्का न्यूमेरिकल वैल्यूज और कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं। तो अगर आप ये जो 50 क्वेश्चंस का सेट है ये हर चैप्टर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं, जेई में 25 क्वेश्चंस आते हैं, आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इन वर्नियर कैलिपर्स n+1 division of the vernier scale coincide with n division of the main scale। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। और फिर कह रहा है MSD 1 मेन स्केल की जो वैल्यू दे दी गई 0.1 मिलीमीटर, उसके बाद पूछ रहे हैं वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। वर्नियर कांस्टेंट बराबर होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। और एक बात ये बोली गई, जो वर्नियर कैलिपर के n+1 खाने हैं, n+1 खाने जो वर्नियर कैलिपर्स के हैं वो मेन स्केल के n खानों के बराबर हैं, और मेन स्केल के एक खाने की वैल्यू को बोलते हैं MSD, और वर्नियर स्केल के जो एक खाने की वैल्यू होगी उसको बोलेंगे VSD। ठीक है, तो एक खाने की वैल्यू को टोटल खाने की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्टली बराबर होगा मेन स्केल के एक खाने की वैल्यू को अगर उसके n खाने की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि कहने का मतलब जैसे ये वर्नियर स्केल है, इसमें टोटल जो है बने हैं 4 खाने, और जो ये सपोज करिए वर्नियर स्केल थे, और ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल में सपोज करते हैं बने हैं टोटल 5 खाने। ठीक है, तो ये 5 खाने की वैल्यू इसके बराबर होगी 4 खाने की वैल्यू के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है VSD की वैल्यू पता नहीं है, MSD की वैल्यू गिवन है, कितनी है 0.1 मिलीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो n इंटू 0.01 यहाँ पे हो जाएगा VSD n+1। तो यहाँ से अगर हम VSD इक्वल टू निकालेंगे तो VSD इक्वल टू आ जाएगा n डिवाइडेड बाई n+1, और ये 0.01 को लिख सकते हैं 1/100। ठीक, तो यहाँ से हम VSD की वैल्यू रख देंगे इस वाली इक्वेशन 1 में, तो हम लोग को मिल जाएगा वर्नियर कांस्टेंट VC इक्वल टू 1 MSD माइनस VSD। VSD की वैल्यू कितनी है n/n+1 इंटू 1/100। ठीक है, MSD की वैल्यू कितनी है, MSD की वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 है ना, माइनस n/n+1 इंटू 1/100। तब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कहना है द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोस ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का जो डायमेंशन होता है वो पहले क्या होता है, वो होता है डायमेंशन लेस, कोई भी उसकी डायमेंशन नहीं होती। यूनिट होती है सॉलिड एंगल की जो कि होती है स्टेरेडियन, लेकिन ध्यान रखिए इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। आर्क की यूनिट भी मीटर होती है, मतलब डिस्टेंस में ले सकते हैं, रेडियस की भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो मतलब इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं आ रही है, यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो इसकी डायमेंशन होती है m0 l0 t0। ठीक है, तो इसकी ये डायमेंशन किसकी होती है, ये स्ट्रेन की होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, स्ट्रेन एंड एंगल। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अ फोर्स इज डिफाइंड बाय F इक्वल टू अल्फा t² प्लस बीटा t एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम, द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस, ये पूछ रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, तो इसमें हमें एक फैक्टर कैलकुलेट करना है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ, इस फॉर्मूले से अगर देखिए और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि जो भी इक्वल में लिखा होता है, मतलब जैसे इक्वल में यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखा है तो ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा t² के। ठीक है,
और ये अल्फा टी स्क्वायर में बीटा टी जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन बराबर होगी अल्फा टी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बीटा टी। जब भी इस तरह की इक्वेशन गिवन रहेगी, कोई भी इक्वेशन, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब इनकी डायमेंशंस बराबर होंगी जो भी टर्म लिखे होते हैं। मतलब फोर्स की डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन बीटा टी की सबकी बराबर होगी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ से हम देखिए क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी कितनी, एफ की डायमेंशन अपॉन टी की डायमेंशन, टी स्क्वायर की डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरह से मिल जाएगा ना टर्म। उसके बाद यहाँ से बीटा के बारे में हम लोग निकाल सकते हैं। बीटा इजगल टू क्या हो जाएगा, बीटा इजगल टू हो जाएगा सिंपली यहाँ से एफ की डायमेंशन डिवाइडेड बाई टाइम की डायमेंशन। ठीक, तो ये मिल गया बीटा में। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इजगल टू ये एफ अपॉन टी जो है ना, एफ अपॉन टी को लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बीटा, और नीचे अपॉन में क्या मिला, नीचे अपॉन में टी बचा रह गया। ठीक है, डायमेंशन ऑफ टी। तो यहाँ से देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाए और लिख दें अल्फा टी की डायमेंशन डिवाइडेड बाई बीटा की डायमेंशन, तो ये इजगल टू यहाँ बचा वन। वन क्या है, डायमेंशन लेस है ना, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि अल्फा टी बाई बीटा। अल्फा टी बाई बीटा क्या है, ऑप्शन बी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज V इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट एंड द करंट इज मेजर्ड एज I इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है V बाई I। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को जो रिजल्ट निकालना है रेजिस्टेंस का, वो निकालना R प्लस डेल्टा R के फॉर्म में निकालना है आंसर। तो R तो सिंपली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, V है 200, I है 20, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे मिला सिंपली हम लोग को 10। ठीक है, 10 ओम। R तो मिल गया है। डेल्टा R कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा R बोलते हैं इसको बोलते हैं ये एरर है। ठीक है, ये बेसिकली एरर है। एरर जो होती है वो कभी डिवाइड या फिर माइनस नहीं होती, एरर हमेशा ऐड होती है। आप चाहे मल्टीप्लाई करिए, चाहे सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे प्लस करिए, चाहे डिवाइड करिए, जो एरर है वो तो हमेशा ऐड होगी। जैसे आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, कुछ और एरर हुई, दोबारा भले ही आपने कितना अच्छा से एक्सपेरिमेंट कर दिया हो, उसमें जो भी एरर हुई होगी, ठीक है, तो वो एरर, इसका मतलब प्रीवियस वाली एरर को न्यूट्रलाइज नहीं करेगी, वो उसी में और ऐड हो जाएगी। अब टोटल एक्सपेरिमेंट जो भी आपने किया उसमें टोटल कितनी एरर हुई, तो इतनी एरर हुई, जितनी पहले हुई थी जितनी अब हुई थी, दोनों को जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा आर निकालने का तरीका होता है। डेल्टा आर कैसे निकालेंगे, देखिए आर इजगल टू क्या है, आर इजगल टू वी बाई आई है, तो डेल्टा आर बाई आर इजगल टू हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, क्योंकि वी, अब ये अपॉन में जो एल है, अपॉन में जो आई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा माइनस का डेल्टा आई बाई आई, ये माइनस नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा लगाएंगे प्लस। ठीक है, क्योंकि इधर हमेशा ऐड होती है, तो यहाँ पे इसका यूज कब करेंगे, तो डेल्टा आर हम लोग निकाल लेंगे। आर पता है, डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है यहाँ पे 4 वोल्ट, और डेल्टा जो आई है वो है 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब सबकी वैल्यू निकाल के डेल्टा आर निकालेंगे, तो डेल्टा आर इक्वल टू मिल जाएगा 0.3 ओम। तो यहाँ से हम लोग को आर इक्वल टू कितना मिला, आर इक्वल टू मिल गया 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं आर प्लस डेल्टा आर के फॉर्म में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, मतलब 100 खाने। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिक वायर द पिच ऑफ स्केल रीड 1 मिलीमीटर एंड द 63 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 मिलीमीटर इसका मेन स्केल पड़ रहा है और 63वां डिवीजन उससे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, बात यही है। ठीक है, उसका पूछे द डायमीटर ऑफ द वायर क्या हो जाएगा इसका। तो इसके लिए पहले बेसिक फिजिक्स देखते हैं स्क्रू गेज की, जिससे इन फ्यूचर इस टाइप के कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लें। तो देखिए ये है एक स्क्रू गेज। ठीक है, तो स्क्रू गेज का जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं एनविल, इन दोनों कंबाइन हिस्से को तो बोलते हैं स्टड, और ये हिस्सा होता है एनविल, इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये हो गई हमारी मेन स्केल, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोल गोल घूमी होती है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये होता है रैटचेट। तो बेसिकली एक वायर यहाँ पे इस तरह से लगाया होगा, और ये वायर को इसमें पकड़ने के लिए यहाँ से रैटचेट से पकड़ घुमाते हैं, घूमता है तो ये स्पिंडल इससे पूरा चिपक जाता है जाके। इस टाइम सपोज करिए इस टाइप की सिचुएशन दिखा रही होगी जब वो वायर से चिपक गया होगा। तो ये मेन स्केल है और ये है सर्कुलर स्केल। तो रीडिंग कैसे पढ़ते हैं देखिएगा।
तो जो आप मेन स्केल देख रहे हैं, मेन स्केल में यहाँ पे जो देख रहे हैं स्केल बनी हुई है, इसमें लिखा है 0, तो 0 से यहाँ तक को बोलते हैं 1, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3 मिलीमीटर, फिर ये हो जाएगा 4 और ये ऊपर हो गया ये 5 मिलीमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर में होती है। इसकी एक खाने की डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। ठीक है, तो पिच इस जो स्क्रू गेज की होती है वो होती है 1 मिलीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसकी पिच 1 मिलीमीटर है। ठीक है, यानी कि पिच का मतलब होता है एक खाने, मेन स्केल के एक खाने की वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक के जो एक खाना होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 मिलीमीटर, तो इसी को बोलेंगे पिच। उसके बाद जो सर्कुलर स्केल होता है, इसके एक खाने की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को बोलते हैं इसके एक खाने की वैल्यू। तो कैसे निकलती है, मेन स्केल के एक खाने की वैल्यू, ठीक है, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल में टोटल 100 नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.01 मिलीमीटर। ये हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट, मतलब ये हो जाएगा इसका सर्कुलर स्केल के एक खाने की वैल्यू। ठीक है, तो अब रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, तो रीडिंग पढ़ना सीख लीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1 2 3, ये हो गया 4, फिर से करते हैं इसके जगह यहाँ से। ठीक, देखिए यहाँ पे हो गया ये 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये 7। तो 7 दिख रहा है ना, तो रीडिंग हम लोग जानते हैं इस तरह से निकालेंगे। रीडिंग हो जाएगी 7 मिलीमीटर। उसके बाद अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग पढ़ने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा सिंपली कि कौन सा खाना कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख लीजिए कौन सा खाना कोइंसाइड कर रहा है। ये खाना जो रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन, इससे जो खाना कोइंसाइड कर रहा है, तो ये तो हो गया 15। ठीक है, 15 से जस्ट पहले वाला। ठीक है, यानी कि 14वें नंबर का जो खाना कोइंसाइड कर रहा है, तो 14 को मल्टीप्लाई कर दो लिस्ट काउंट से। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट कितना है, इसका लिस्ट काउंट है सिंपली 14 इंटू 0.01। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0.14 मिलीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आंसर निकालेंगे तो आएगा 7.14 मिलीमीटर, ये हो जाएगी रीडिंग। तो अब हमें क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा जाए उसमें देखते हैं कैसे रीडिंग निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछा था डायमीटर ऑफ द वायर, तो इसका वायर का डायमीटर हो जाएगा D इक्वल टू, इसकी जो रीडिंग है मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, मेन स्केल की रीडिंग है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर प्लस कौन सा खाना मैच कर रहा था, 63 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट जो क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.63 मिलीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी। ठीक है, ये मिलीमीटर है। ठीक है, इसको बोलेंगे मिलीमीटर। अच्छा, अगर ये मीटर में लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर इसका मीटर में होगा कि सेंटीमीटर में हो कि मिलीमीटर में। अगर मिलीमीटर में निकालेंगे तो हो जाएगा 1.63 मिलीमीटर, लेकिन इसमें सेंटीमीटर मीटर में गिवन है, तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.163 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है वो होता है 10 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन वेरीज एज u is equal to a by x square plus b by x, the dimension of a square by b square r। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें भी सिंपली बेसिकली लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगता है। ठीक है, इसमें डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन b की पूछा है, तो हम लोग को इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ a कैसे फाइंड करेंगे, तो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उससे देखिए क्लियर लिखा है, u इज इक्वल टू क्या लिखा है, u इज इक्वल टू लिखा है a बाई एक्स स्क्वायर प्लस b बाई x। ठीक है, अगर ये दोनों क्वांटिटी आपस में डिवाइड हो रही है तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ b एंड डायमेंशन ऑफ x अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, अगर ये लेकिन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है डायमेंशन ऑफ a बाई एक्स स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ b बाई x है। ठीक है, और बराबर डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो थोड़ा सा जरा पहले इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख देते हैं हम लोग। ये जो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रही है इसमें। ये जो एक्सप्रेशन पूछा गया था वो इस टाइप का कुछ था, u इज इक्वल टू a x स्क्वायर अपॉन रूट x
प्लस बी, इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन था। ठीक है, ये सिंपल एक्सप्रेशन नहीं था, ये एक्सप्रेशन था और पूछ रहे थे ए स्क्वायर अपॉन बी की आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन कैसे निकलेगा, तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ दिस टर्म बराबर डायमेंशन ऑफ दिस टर्म, मतलब जो जो दो टर्म आपस में जो ऐड हो रहे हैं उनकी डायमेंशंस इक्वल होगी। तो x तो डिस्टेंस है, ये तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो x है वो डायरेक्शन है। ठीक है, डिस्टेंस है बेसिकली, तो यानी कि डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ b हो जाएगा डायमेंशन ऑफ रूट x। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी मतलब l की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से b की डायमेंशन मिल गई। अब अगर हमें a की डायमेंशन निकालनी है तो a की डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, सिंपली बेसिकली हम लोग लिख देंगे यहाँ डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ कोई भी एक टर्म। ठीक है, अगर दोनों ऐड हो रहे तो इनकी डायमेंशन तो सेम होगी, तो यहाँ बेसिकली आएगा डायमेंशन ये एल की। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ यू की डायमेंशन क्या होती है, वो होती है m0 m1 l2 t-2। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग, अच्छा ये जो x क्या, ये तो x की डायमेंशन तो है l स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे डायमेंशन ऑफ a, ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन में कितना है l की पावर 1/2 इक्वल टू यहाँ m1 l2 t-2। तो जब इसको रीअरेंज करके a की डायमेंशन निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे सिंपली, तो यहाँ से a निकलेगा, a इक्वल टू मिला m l की पावर 1/2 और t की पावर -2, ये मिल गई a की डायमेंशन। तो अब हम लोग को निकालना a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ m l t-2 अपॉन b की, तो b की सिंपली l1/2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर yielded the following values: 3.3 centimeter, 3.32 centimeter, 3.34 centimeter, 3.3 centimeter and 3.2 centimeter. The mean diameter of a approximate insignificant figure is। तो इसमें बेसिकली हम लोग को एवरेज लेना है, ये जो भी डायमीटर की वैल्यू लिखी है, तो एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, सिंपली सारे डायमीटर की वैल्यू को जोड़ के डिवाइड कर देंगे जितने टर्म है। टर्म कितने 1 2 3 4 5, तो पहले इन सबको ऐड करेंगे 3.3 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.3 प्लस 3.32। ठीक है, तो एवरेज ले लेंगे हम लोग सिंपली 3.3 का तो 3.3 रह जाएगा, 3.2 का तो 3.2 ही हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग ले लेंगे एक बार 3.3, एक बार 3.2, एक बार 3.34 और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हम लोग को मिल जाएगा 3.328। ठीक है, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर तक की बात करिए। अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें जो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है ना, तो आंसर भी 2 डिजिट में रखना है। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि जो 2 डिजिट के बाद जो वैल्यू लिखी है वो है 5 से बड़ी, तो हो जाएगा 3.3, तो आंसर हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द मैकेनिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डायमेंशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मास m। तो इसमें जो भी क्या कहते हैं मैकेनिकल क्वांटिटी लिखी हुई है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसमें जो ये टर्म आएगा m की पावर -1 टर्म, ये किस में आएगा ये पूछ रहे हैं। मतलब और भी टर्म होंगे m की पावर -1 L2 3 -2 ये सब हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कहते हैं m की पावर -1 जरूर रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें ये बेसिकली क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आपको सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा इन सबका। ठीक है, तो जब इन सबका आप निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है वो आएगा ml3t-2। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकल ऑफ मास रखता है अपने में, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहे हैं कि द एरर इन मेजरमेंट दैट अराइज ड्यू टू unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply are। तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एरर। बेसिकली जो टेम्परेचर की वजह से जो एरर आती है ना उसे रैंडम एरर कहते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज होगा तो
जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें एक्सपेंशन होता है वो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होता है। तो जो इधर ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं हो सकती है, एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है, तो उन्हें बोलते हैं रैंडम एरर। अब ये जो इसमें लिखी पर्सनल एरर, तो पर्सनल एरर क्या होती है? तो बेसिकली पर्सनल एरर तो कुछ इस टाइप से रहती है कि देखिए एक पर्सन एक्सपेरिमेंट किया, उसने रीडिंग ऑब्जर्वेशन करी, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा पर्सन आएगा, सेम एक्सपेरिमेंट करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, रीडिंग लिख देगा। फिर तीसरा पर्सन आएगा, रीडिंग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगा और ऑब्जर्वेशन करेगा, रीडिंग लिख देगा। तो भाई इनके माइंड की सोचने समझने रीडिंग पढ़ने की जो कैपेसिटी कुछ अलग टाइप से होगी, इनकी कुछ अलग होगी, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा। तो इसी को बोलते हैं पर्सनल एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? तो जैसे अभी आपने देखा था कि ये जो मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन थी वो सर्कुलर स्केल की रेफरेंस लाइन से बिल्कुल एग्जैक्टली भी हल्की सी यहाँ मिल रही थी, तो यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, लीस्ट काउंट एरर होती है। इंस्ट्रूमेंट में जो लीस्ट काउंट में जो खाने एग्जैक्टली कौन साइड में हल्का फुल्का इधर उधर होगा, तो उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? वो इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है। कोई अच्छी कंपनी का होता है, उसकी प्रिसिशन अच्छी होती है, कोई नॉर्मल कंपनी का होता है तो उसकी प्रिसिशन थोड़ी कम उससे होती है, तो वही होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम एंड रेडियस 0.3 प्लस माइनस 001 मिलीमीटर एंड लेंथ 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर फाइंड करने कह रहा है, तो पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा रो बाई रो। इसको बोलते हैं रिलेटिव एब्सोल्युटली एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर बोलते हैं इसको। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर को, तो मिल जाएगी परसेंटेज एरर। तो ये फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले हम लोग को निकालना होगा डेल्टा रो बाई रो, इसकी वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं रो इक्वल टू होता है मास बाई डेंसिटी। मास डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए जो डायमीटर वायर का गिवन है, लेंथ गिवन है, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म का जो वायर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम, है ना। तो एम को लिख देंगे डेल्टा एम बाई एम। उसके बाद कांस्टेंट को तो हटा देते हैं, इसको ध्यान नहीं दो, इसको इग्नोर कर दो। फिर आर स्क्वायर, तो लिख देंगे आर स्क्वायर को लिखने के लिए लिख देंगे डेल्टा आर बाई आर, और आर का जो टर्म है वो स्क्वायर है तो 2 लिख देंगे, क्यूब होता तो 3 लिख देते हैं। फिर प्लस डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा रो बाई रो की वैल्यू जो हम लोग को मिलेगी वो मिलेगी 0.1563 समथिंग, इस तरह से कुछ मिलेगी। परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 1.56, और राउंडिंग ऑफ जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 परसेंटेज एरर। ये निकल के आ गया, हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ऑप्शन में है, देखो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होते हैं, इनकी यूनिट तो होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होती। प्लेन एंगल की यूनिट होती है डिग्री, मतलब रेडियन, एंड सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, बट इट डोंट हैव एनी डायमेंशन। सो ऑप्शन ए इसका हो जाए करेक्ट आंसर। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है जिसकी लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। तो एरिया होता है एल इंटू बी। बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बट ध्यान रखना है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें उतने ही ये क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे जितने हमारे टर्म एल और बी में थे। जिसमें लीस्ट होंगे उसे उसको ही रखेंगे। तो एल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एल में है 55.3, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, ठीक है। और ब्रेथ में कितने हैं? ब्रेथ में तो 25, मतलब 2 ही, 1 2। तो हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे, उसमें टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1382.5, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये नहीं टिक लगाएंगे, अगर आप लोग ये टिक लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 13.825 इंटू 10 की पावर 2 में, ठीक है। अब फाइनल आंसर में हमें रखने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 2 4 1 5 है ना टोटल। तो हमें 2 ही रखने हैं, क्योंकि जो हमारा जो टर्म है एल क्रॉस बी में जो बी है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखता है, ठीक है। जो टर्म लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा उसी के बराबर ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं आंसर में। तो यहाँ पे आंसर में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 8 है राउंड ऑफ होके बना देगा इसको 14.0, ठीक है। ये 14.00 बन जाएगा, तो इस तरह से मिल जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखो फाइनल आंसर में 1 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 इंटू 10 की पावर 2। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर।
ठीक है। प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है F अपॉन A, ठीक है, यानी कि ये स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। और स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। देखो जी का फॉर्मूला भी गिवन है, तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू गिवन है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा जी बाई जी हो जाएगा, सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर निकल के चली जाएगी ना। तो 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसको ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। एरर हमेशा ऐड होती है इसलिए हमने यहाँ ऐड किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐड इसलिए किया क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। टी स्क्वायर है तो 2 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को जो टी इज टू जो गिवन है ना, ये 100 प्लस माइनस 1, इसका मतलब होता है दिस इज टी और दिस इज डेल्टा टी, ठीक। इस तरह से सबकी वैल्यू रख के जब हम लोग डेल्टा जी बाई जी निकालेंगे तो आंसर मिलेगा। इसमें सबकी वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा एल, डेल्टा एल बाई एल है तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 इंटू 1 बाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.03, तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 3, ठीक है, परसेंटेज एरर हो जाएगा 3, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं इफ फोर्स acceleration time are chosen as the fundamental physical quantity, find the dimension of energy, ठीक है। तो एनर्जी की जो डायमेंशन है वो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, कह रहे हैं कि फोर्स, एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन एंड टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में चुनो तो एनर्जी की निकाल के दिखाओ। तो हमने मान लिया जो एनर्जी की डायमेंशन है वो फोर्स एरिया पे कुछ इस टाइप से डिपेंड कर रही होगी कि फोर्स की पावर ए, फोर्स की पावर ए, एरिया की पावर बी और टाइम की पावर सी पर डिपेंड करती है, ठीक। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इनका अगर इस तरह से डिपेंड करती है तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी बराबर हो जाएगा किसके, डायमेंशन ऑफ फोर्स के, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन के एंड डायमेंशन ऑफ टाइम के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ से एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1l2t-2, और जो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है वो होती है mlt-2। तो ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो a से, ठीक। उसी तरह अगर हम निकालते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की तो ये होती है lt-2 होता है ना, और ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे b लिख दो, तो यहाँ पे हमें इसकी मिल गई एक्सेलरेशन की। इसी तरह टाइम की निकालने के लिए क्या होगा, टाइम का सिंपली टी होता है तो ये हो जाएगा टी की पावर सी, ठीक। तो इससे जब कंपेयर करके इस तरह से लिखते हैं हम लोग तो हम लोग को मिलेगा m की पावर a, l की पावर यहाँ पे a है और यहाँ पे कितना है b, तो क्या मिलेगा l की पावर a प्लस बी, उसके बाद टी के में सिंपली हम लोग को मिल जाएगा माइनस का 2a माइनस का 2b प्लस सी। आप देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस का 2a, यहाँ पे 2b ना, तो माइनस का 2a प्लस 2b प्लस ये सिंपली सी, ये टर्म मिला हम लोग को टोटल, ठीक। और यहाँ पे कितना है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो देखो m की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ m की पावर a, इसका मतलब a बराबर हो जाएगा 1 सिंपली, है ना, a बराबर 1 मिल जाएगा और उसके बाद a प्लस बी बराबर 2 मिलेगा, a बराबर 1 है तो b बराबर भी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से कंपेयर करके हम लोग c बराबर भी निकाल सकते हैं, तो c बराबर जब निकालेंगे तो मिल जाएगा c बराबर 2, तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई ना हम लोग को। तो यहाँ से अब हम लोग निकाल सकते हैं एनर्जी की डायमेंशन, क्या निकल के आएगी, एफ की पावर ए, है ना, एफ की पावर 1, बी की पावर 1 और टी की पावर कितनी है 2, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हम लोग को आंसर, ठीक है। तो यानी कि एफ ए टी माइनस 2, ये हो जाएगा एफ ए टी प्लस 2, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि a screw gauge give the following reading when used to measure the diameter of wire। मेन स्केल रीडिंग जो थी वो 0 मिलीमीटर थी, सर्कुलर स्केल रीडिंग थी वो 52 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे थे मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से, और बोला गया कि 1 मीटर ऑन द मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, मतलब वही इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो रीडिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, मेन स्केल की रीडिंग कितनी थी 0 मिलीमीटर। अब निकालेंगे
लीस्ट को क्या कहते हैं, जो वर्नियर स्केल थी उसकी रीडिंग। वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है, इनटू जो डिवीजन मैच कर रहा था रेफरेंस लाइन से वो था 52 डिवीजन। ठीक है, टोटल 52 नंबर का जो डिवीजन था वो मैच कर रहा था मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन होती है उससे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 0 पॉइंट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0.52। तो ये इसमें ऐड कर देंगे 0.0 में 0.52, तो मिलेगा 0 पॉइंट सिंपली हम लोग को 52 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं इफ E एंड G डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E बाई G क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सिंपली जो क्या कहते हैं प्रेशर का जो होता है डायमेंशन वही स्ट्रेस की भी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ML0T-2। उसके बाद हो जाएगा क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है बेसिकली हम लोग को फाइंड करना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक इसकी वैल्यू 9.99 मीटर माइनस 0.099 मीटर। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 9.9801। ठीक है, तो ये मिला हम लोग को आंसर। अब इसमें बोला है कि इसको जब सॉल्व करना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर निकालना है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करने का जो रूल होता है वो होता है कि देखते हैं जो टर्म दे रखे हैं, ये टर्म 1 ये टर्म 2। ठीक है, जिस टर्म में लीस्ट डेसिमल नंबर होंगे, मतलब लीस्ट डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लिखी होगी उसी का ही आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 है पॉइंट के बाद नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो हमें फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद 2 ही नंबर रखने, लीस्ट होता है वो रखते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखे रहते हैं आंसर में, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही आंसर में रखे जाते हैं। तो फाइनल आंसर में 2 ही रखे जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9.98। अगर यहाँ पे नंबर जो ये 0 है, अगर ये फिलहाल 5 से बड़ा होता तो ये 9.99 हो जाता। तो इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि a screw gauge has least count 0.01। लीस्ट काउंट जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर गिवन है। ठीक है, उसके बाद 50 डिवीजन इसमें टोटल है, उसकी पिच कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीजन, इसी को हमने बताया था कि पिच भी बोलते हैं इसी बात को। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, लीस्ट काउंट 0.01 है, और ये 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब पिच पूछ रहा है। ठीक है, तो पिच बराबर क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट इंटू एन। लीस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू एन, एन कितना है 50। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। इसका आंसर होगा 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये तो आपको याद रखनी होगी, इसकी होती है वाट पर मीटर पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कह रहे हैं इन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज of error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively। ठीक है, तो जो x का एक्सप्रेशन गिवन है वो गिवन है a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई c की पावर कितना है, c की पावर है 1/3, c एक b की पावर इसमें 1/2 गिवन है, c की पावर 1/3 गिवन है, d की पावर 3 है। ठीक, तो जब हम लोग x का निकालेंगे परसेंटेज एरर तो डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू हो जाए इंटू 100, तो ये हो जाएगी परसेंटेज एरर इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा b इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा c इंटू 100। सेम d का भी लिख देंगे, d का हो जाएगा प्लस 3 डेल्टा d बाई d इंटू 100। ठीक, इस तरह से लिख देंगे। तो 2 इंटू a की परसेंटेज एरर कितनी गिवन है, a की है 2, b की है 3, तो यहाँ ये हो जाएगा 2। उसके बाद फिर b की कितनी है 1/2 इंटू 3, उसके बाद c की कितनी है 1/3 इंटू, ये परसेंटेज एरर से बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा c की कितनी गिवन है, c की है 3। ठीक है, a की 2, a की है 1, a की 1, इसको थोड़ा सा सही कर दें, a की है 1
ए का परसेंटेज इधर गिवन है 1, तो यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस डी की है 4, तो है 3 इंटू 4। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 16%, परसेंटेज हो जाएगी 16। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं कि द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ द मेन स्केल हैज n डिवीजन एंड n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। तो बेसिकली इसमें कह रहे हैं कि n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन। अभी क्वेश्चन नंबर जो पहला किए थे सिमिलरली इसी टाइप का था, तो आपको बस यहाँ पे 1 VST बराबर n-1 MST ये लगाना है कंसेप्ट। इस तरह से आप जब लीस्ट काउंट निकालेंगे, इसका लीस्ट काउंट, तो आंसर मिल जाएगा 1/n²। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहे हैं अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू बॉल्स। स्क्रू गैस यूज करके वो मेजर करता है, जिसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर है। 0.1 तो वो होता है, क्या कहते हैं इसका, 0.01 तो वो होता है उसका मिलीमीटर में होता है लिस्ट काउंट, यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड, देखो मेन स्केल रीडिंग गिवन है तो सीधे लिख लेते हैं। मेन टोटल रीडिंग हम लोग को निकालनी होगी, इसमें मेन स्केल रीडिंग कितनी है 5 मिलीमीटर, वो लिख दिया। उसके बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग लिखेंगे, वो कैसे लिखते हैं, वो इसमें क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद 25 डिवीजन, तो 25 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा तो वो इस टाइप से आएगा। उसके बाद अगर जीरो एरर गिवन होती तो उसमें सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देते हैं जीरो एरर। अब यहाँ जीरो एरर माइनस की गिवन है तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर प्लस की गिवन होती तो प्लस कर देते, तो ये हो जाएगा 0.004। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा 529 सेंटीमीटर, 0.529 सेंटीमीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, हर ईयर के नीट ईयर में अल्टरनेट में पूछे जा रहे हैं। आपको क्या होगा कि कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी और नॉन क्वांटिटी को उनसे कंपेयर करवाया जाएगा कि बताओ उनकी डायमेंशन चेंज हो गई, उस जो पूछी गई उसमें किस तरह से हो जाएगी। जैसे इसमें बोला गया है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक, दैट कैन बी फॉर्म आउट सी जी एंड ई स्क्वायर बाई 4πε0 से, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो होता है कूलम फोर्स में टर्म आता है वहां से इस टर्म में लेंथ की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो जो पूरा फिजिक्स हल्की फुल्की बेसिक भी पढ़ रखा है वो तो कर लेगा। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स नहीं भी आती तो टेंशन मत लीजिए, मैं क्वेश्चन में फिजिक्स आपको बता रहा हूँ ना, कहाँ पे कब क्या लग रहा है। इतना ही अगर आपको आ गया तो आप नीट या जेईई के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, अब इतना नहीं है कि आप बैठ के पूरी किताब से थ्योरी पढ़ना शुरू कर रहे हो। ठीक है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते पूरा आप एग्जाम तक थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, और जब नीट का या फिर जेईई का एग्जाम बैठो क्वेश्चन नहीं होगा वहाँ पे। क्वेश्चन वहाँ पे करना है बेसिकली, थ्योरी नहीं लिख के आनी है। तो फिलहाल इसको करते हैं कि देखिए लेंथ, अच्छा पहले ये जो टर्म है इसमें अगर सिंगल टर्म होता तो इसकी तो डायमेंशन निकल जाती, लेकिन इसमें कई सारे टर्म है तो इसकी पहले डायमेंशन निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर होता है 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई 4πε0 इंटू डी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे ई स्क्वायर बाई 4πε0 की डायमेंशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन इंटू डी स्क्वायर की डायमेंशन। तो फोर्स की तो होती है mLT-2 और डी स्क्वायर की हो जाएगी L2। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे इसकी डायमेंशन तो निकल के आ जाएगी m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ठीक है, t की पावर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसकी हो जाएगी, इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी mLT, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये हो गया इसका। जी का तो हम लोग को पता है वो होती है, जी की क्या डायमेंशन होती है m-1 l3 t-2। ठीक, ये हो गई जी की। और सी की क्या ये होती है, सी की तो सबको पता होती है मीटर पर सेकंड ना, तो सी की हो जाएगी l t-1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टास्क क्या है, इन सबकी अगर हमको पता लग गई है डायमेंशन, तो अब हम लोग को सिंपली निकालना होगा एल की डायमेंशन किस बात पे डिपेंड कर रही है, सी जी और ये ई बाई 4πε0 है ना, इन सबकी डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे इसकी डायमेंशन ए, इसकी बी, इसकी सी।
और कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल देंगे, जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे एल की जो डायमेंशन है वो है कितनी है, m0 l1 t0। ठीक, तो यहाँ से अब सबकी यहाँ पे बताइए, सबकी रख के एबीसीडी की वैल्यू निकाल देंगे। तो एबीसीडी की वैल्यू मिलेगी 1/2, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2 और सी की जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी वो मिलेगी -2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी सी की पावर 1/2। सी की पावर 1/2 देखिए किसमें है, ये इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो सी है C-2 नहीं है, सी है 1/2, सी है 1/2, सी है यहाँ पे 1/2 और ये जो ए टर्म है ये है -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। तो जब इससे निकालेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट h, speed of light in vacuum c and Newton's gravitational g are three fundamental constant. Which of the following combination of these has a dimension of length? देखिए कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, वैसे ही जैसे भी बताया था आपको, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन तो कई बार पूछे जा रहे हैं इस टाइप के। तो हम लोग वही जैसे क्वेश्चन में बात करिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लेंथ की डायमेंशन है वो इस बात पर डिपेंड करती है किससे, प्लैंक कांस्टेंट, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब इन सबकी डायमेंशंस इस तरह से हैं। ठीक, तो हम यहाँ रख देते हैं ए बी सी। अब हम लोग को एबीसी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हो जाएगा एल की डायमेंशन हो जाएगी m0 l1 t0 और यहाँ से h की डायमेंशन क्या होती है, h की डायमेंशन हम लोग निकाल देंगे तो मिलेगी ml2 t-1। ठीक है, ये मिल जाएगी h की डायमेंशन ml2 t-1। उसके बाद c की डायमेंशन है l t-1। उसके बाद ये g है ना, g की तो अभी इतनी देर से लिखते ही चले आ रहे हैं ना, क्या हो जाएगी m-1 l क्यूब t, यहाँ पे -2। ठीक, अच्छा इनके पावर में यहाँ पे a है, यहाँ b है, c है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा m की पावर a l की पावर 2a। उसके बाद यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी सी डी की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी a = मिल जाएगा 1/2, b = मिल जाएगा -3/2, c मिल जाएगा 1/2। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग लेंथ निकालेंगे h का, यहाँ पे h और g, ठीक है, g है ये नीचे है ना, तो एच जी का रूट में आंसर आएगा और ये जो c है, c हो जाएगा c की पावर -3/2 बनना है ना, तो ये हो जाएगा नीचे c की पावर 3/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट एच जी अपॉन में c की पावर, ये यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, यहाँ पे c की पावर 3/2 है, बस ये जान। अच्छा ये पूरे का रूट दे दिया, ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहे हैं इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब आर एक्सप्रेस एज दिस एक्सप्रेशन, मतलब ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है किसी क्या कहते हैं पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डायमेंशंस का जो रिलेशन गिवन है वो इस टाइप से गिवन है, वो गिवन है ईटा की पावर x, रो की पावर y, z किसकी है r है रेडियस, इसकी पावर z, इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड जिसे बोलते हैं डायमेंशंस, ठीक है, एक्स वाई जेड ये डायमेंशंस क्या होंगी यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग जानते हैं, ये टर्म है क्रिटिकल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0 l(t-1), ठीक है, l(t-1), तो ये हो गया इसका ईटा। ईटा की डायमेंशन क्या होती है, ईटा की डायमेंशन होती है, ईटा विस्कोसिटी है ना, इसकी डायमेंशन होती है, ये सबकी डायमेंशन आपको निकालनी पड़ेगी, टाइम टेकिंग होता है। तो बेसिकली ये कुछ कुछ पॉपुलर टर्म जो होते हैं उनकी डायमेंशन तो आपको रटनी होगी, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, ईटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इन सब की तो आप रट, एंगुलर मोमेंटम, इन सब की तो आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है, इन सब की रट लीजिएगा। तो ये हो जाएगा इसकी डायमेंशन। अच्छा डेंसिटी की डायमेंशन होती है ml-3 t0। ठीक, उसके बाद क्या, रेडियस, रेडियस की डायमेंशन होती है m0 l1 t0। ठीक, तो इससे जब कंपेयर करेंगे, अच्छा यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, यहाँ पे है z, इनको सबको अच्छा मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक स्टेप और आगे ले जाते हैं m0 l1 t-1। ठीक,
यहाँ से जब हम इसको एक स्टेप और आगे ले जाएंगे तो इस तरह से मिलेगा हमें एम एक्स प्लस वाई, एल मिलेगा माइनस का एक्स माइनस का 3y, माइनस का एक्स माइनस का 3y, और उसके बाद टी में जाएंगे तो टी में मिलेगा सिंपली हम लोग को माइनस का एक्स। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे m की पावर क्या है 0, यहाँ के m की पावर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई बराबर 0 मिल गया, ठीक। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे x की पावर -1 है, यहाँ पे x की पावर -1 है तो x बराबर तो 1 मिल गया, ठीक है। इस तरह से कंपेयर करके बेसिकली हम लोग निकाल लेते हैं। तो x बराबर 1, y बराबर -1 मिल जाएगा, और z बराबर यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा -1। तो आंसर हो जाएगा z बराबर -1, z बराबर -1, ये y बराबर -1, ये इसमें थोड़ा सा यहाँ गलती, ये y बराबर -1 है यहाँ पे, ठीक है। y बराबर -1 और x बराबर 1, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे -1 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा इधर से पूछा जा रहा है, आप इसको अपने आप ट्राई करिएगा, ठीक है। इसमें आंसर बता दे रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पे ये है ऑप्शन डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहे हैं द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड 2%, 3%। ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। ये नीट 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस टाइप का था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लिखी हुई है, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही मिस प्रिंटिंग है इसमें। क्वेश्चन जो था वो ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन गिवन इस टाइप से था कि ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, ठीक है, इस तरह से गिवन था। और मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी में जो परसेंटेज एरर थे वो गिवन था डेटा 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, ए बी सी डी करस्पॉन्डिंग इस तरह से गिवन था। तो हम लोग को परसेंटेज एरर निकालना था पी में, ठीक है। परसेंटेज एरर जो क्वांटिटी है पी में निकालना था, कितना हुआ। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर मिल जाएगी। किस तरह से निकलेगी, ये 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, टोटल का यहाँ परसेंटेज एरर निकाल के 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ए के लिए कितना दिया 1%, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस सी का कितना है, सी का 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 14%। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे गलत तरह से लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशंस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ कुछ क्वांटिटी के जो सेम डायमेंशन होता है, जैसे यंग्स मॉडुलस का होता है प्रेशर के बराबर, ठीक है। सब चीजें ध्यान रखनी होंगी। तो यहाँ से ये जो ये है क्या कहते हैं वर्क एंड टॉर्क, इनका बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम का प्लैंक कांस्टेंट के साथ बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो है इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑस्किलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, मतलब डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, यानी कि F बराबर हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा जिसे बोलेंगे K, ठीक है। तो बोल रहे हैं द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का क्या हो जाएगा, इसकी मतलब K की डायमेंशन क्या हो जाएगी, K की डायमेंशन हो जाएगी सिंपली डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फोर्स होती है MLT-2 और डायमेंशन ऑफ V हो जाती है LT-1। तो यहाँ से जब लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड, आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे हैं द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, मतलब इसकी पूछे डायमेंशन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये पॉपुलर टर्म होता है, जो पूरा फिजिक्स पढ़ रखा है, बेसिक फिजिक्स पढ़ा वो जानता है। ये होती है फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा जो डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी की जो डायमेंशन क्या होती है, अच्छा ये यहाँ पे अंडर रूट है ना, तो ये सी हो जाएगा सिंपली डायमेंशन ऑफ, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इनटू परमिटिविटी, ये होता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कौन बता रहा है, ये बता रहा है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया था 2011 में पूछा गया था, ठीक है। पहले बहुत पूछे जाते थे, लेकिन इधर बीच काफी टाइम से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये भी डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन से पूछा गया है क्वेश्चन। तो पहले इसमें
कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट होती है, ठीक है, इस तरह से होता है ना। तो फिजिकल वैल्यू और यूनिट ये जो टर्म होता है ये प्रॉपर कांस्टेंट होता है, मतलब एक फिजिकल सिस्टम में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, उसकी यूनिट u1 है, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगी n2 u2 के। किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी यूनिट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का, मतलब MKS में यूनिट सिस्टम ये है तो CGS में इस तरह से बराबर होगी, कहने का मतलब है। क्वेश्चन कैसे करेंगे सीधा ये देखिए, फॉर्मूला क्या होता है वो तो बता ही दिया मैंने। अगर इसको थोड़ा सही से लिखेंगे, यूनिट जो है इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा n1, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m1 l1 t1, ठीक है, इस तरह से। और इनकी जो भी डायमेंशन है ABC इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा n2 m2, जो दूसरी यूनिट सिस्टम है जिसमें यहाँ पे किलोग्राम था तो यहाँ पे ग्राम हो गया होगा, ठीक है, यहाँ मीटर था तो यहाँ सेंटीमीटर हो गया होगा दूसरे सिस्टम में, तो ये L2 T2, ठीक है। लेकिन डायमेंशन तो अभी भी रहेगी ना, अगर यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, तो डायमेंशन अभी भी ABC होंगी, ठीक। तो यहाँ से हमें n2 निकालना है, बोला है ना, बोला है कि द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी, ये नया सिस्टम में पूछा गया ना, तो यहाँ से n2 हो जाएगा सिंपली m1 बाई m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b एंड T1 बाई T2 की पावर c। इस तरह से करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में करें द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम, ठीक है, इस 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ से हम लोग इंडिसेस ABC पता लग गया, A बराबर कितना हो गया 1, ठीक है, C बराबर सेंटीमीटर क्यूब है तो B बराबर हो गया यहाँ पे -3, ठीक है, और C बराबर 0, क्योंकि टाइम का तो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। तो फिलहाल फिर कह रहे हैं इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी। इसमें बोला है कि एक किसी नए सिस्टम यूनिट में जहाँ पे मास को बोला जाएगा, मास की यूनिट को 100 ग्राम बोला जाएगा और लेंथ की यूनिट को 10 सेंटीमीटर बोला जाएगा, तो उस टाइम डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बोला गया है। तो मान लेते हैं डेंसिटी की वैल्यू n2 हो जाएगी, है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना n2 इज इक्वल टू पहले सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, n2, अच्छा यहाँ पे ये जब n2 निकालेंगे तो n1 यहाँ मल्टीप्लाई में भी था, ठीक है, तो n1 कितना है 4, ठीक है, क्योंकि पहले डेंसिटी की यूनिट कितनी की गिवन है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है ना, तो ये जो हो गया n1 4। उसके बाद m1 क्या है ग्राम है, और दूसरे सिस्टम यूनिट में ग्राम जो मास की यूनिट हो गई वो हो गई 100 ग्राम, ठीक। अच्छा ये पावर 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, जी के जो ग्राम है वो 1 ही है ना उसकी डिग्री। तो यहाँ से L1 कितना है सेंटीमीटर में है, और दूसरे में जो सिस्टम ऑफ यूनिट में उन्होंने बता दिया है कि 10 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है, तो L2 को हम लोग लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो यहाँ मतलब अपॉन में क्यूब है तो ये जगह -3, क्योंकि जो B की डायमेंशन -3 है और T की तो डायमेंशन 0 है, T1 बाई T2 यहाँ पे सिंपली 0 हो जाएगा, वो तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो n2 इज आ जाएगा 40 यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी की बेसिकली पूछ रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का है। तो एनर्जी डेंसिटी का क्या हो जाएगा, सिंपली एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला होता है mL2T-2 और वॉल्यूम का क्या होता है L3, तो यहाँ से हमको मिला ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा mL-1T-2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस traversed in free fall of a body initially at rest, ये traveled लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, at rest in a given time he used the data of estimate g if the maximum percentage error in measurement of the distance and the time are e1 and e2 respectively, the percentage error in the estimation of g। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है h = ut + ½ gt²,
तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग जी इक्वल टू निकालेंगे तो जी इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, जी इक्वल टू आएगा 2h/t², है ना। तो यहाँ से परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ जी पूछा है, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू हो जाएगा 2h, 2 तो कोई मतलब ही नहीं, डेल्टा h/h हो जाएगा प्लस 2 इंटू डेल्टा t/t हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज एरर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब देखिए, तो मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की परसेंटेज एरर E1 गिवन है, तो ये डिस्टेंस का हो जाएगा E1 प्लस 2, टाइम का कितना गिवन है, ठीक है, टाइम का गिवन है E2, तो ये हो जाएगा 2E2 सिंपली, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई m की पावर a, l की पावर b, c की पावर t की पावर c, ठीक है, t की पावर c इस तरह से गिवन है। कह रहे हैं देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, अच्छा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो सकती है, ठीक है, वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे जो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये a बराबर 1 मतलब यार किलोग्राम आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ a बराबर 1 दे रखा है, b बराबर -1 दे रखा है और c बराबर -2, जब यहाँ रखेंगे 1 m की पावर 1, b की पावर -1, l की पावर -1 और c -2 है, t की पावर -2, तो ये बन जाएगी प्रेशर की यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहे हैं कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, then error in the determination of the volume of the sphere will be, तो स्फीयर का वॉल्यूम v इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई आर क्यूब होता है, तो डेल्टा v बाई वी इक्वल टू हो जाएगा, ये टर्म तो कांस्टेंट है, कोई मतलब ही नहीं इसका, तो 3 डेल्टा r बाई आर। ठीक, बात कर रहे हैं किसकी, परसेंटेज एरर की बात करी गई है ना, तो परसेंटेज एरर के लिए हम लोग को निकालना वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना है, तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 2%, तो 3 इंटू 2 बराबर 6% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन, तो कौन कौन से, एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब में हम लोग को पता करना है कि कौन से टर्म जो है सेम डायमेंशन रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट हैव नो डायमेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैव नो डायमेंशन, और यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की तो डायमेंशन होती है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की अभी देखा था डायमेंशन क्या होती है, m l-1 t -2, ठीक है, ये होती है, और ये सेम किसकी डायमेंशन होती है, ये सेम डायमेंशन होती है यंग्स मॉडुलस की, ठीक है, यंग्स मॉडुलस का भी सेम डायमेंशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4 पेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1 and 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म ऑफ मास, लेंथ, टी, टाइम एंड करंट, ठीक है, तो सिंपली जो है इसकी डायमेंशंस निकाल देनी है रेजिस्टेंस की, बस जहाँ पे ये एम्पियर रखते हैं एम्पियर की जगह पे करंट रख देना है, तो इसमें तो ये क्लियर देख के ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी सब में तो एम्पियर दे रखा है ना, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये तो 1 सेकंड में क्वेश्चन होना था। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर इक्वल टू दैट ऑफ, मैंने कभी बताया था कि एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं विच पेयर डज नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस, तो इक्वल डायमेंशंस कौन कौन नहीं हो सकते, एनर्जी और टॉर्क डायमेंशन बराबर होती है, ठीक है, फोर्स एंड इम्पल्स ये गलत है, क्योंकि जो इम्पल्स का जो इक्वल डायमेंशन होती है वो किसके साथ होती है, वो होती है मोमेंटम के साथ, इम्पल्स और मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ये रॉन्ग है, मतलब ये रॉन्ग पेयर दे रखा है। बाकी इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर की डायमेंशन सेम होती है, एंगुलर मोमेंटम की प्लैंक कांस्टेंट के साथ सही होती है डायमेंशन। तो इसमें लगभग 40 से 41 क्वेश्चन देखें, तो इतने क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो नीट, जेई, सीयूईटी जहां भी बैठ रहे हैं, फिजिक्स से अगर यूनिट डायमेंशन जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे।
तो चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं तो आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे उस एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी 100% होगी। फर्दर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।